जो रात के अंधेरे में जाग उठती है। गांव वाले इस मंदिर के पास रात को जाने से डरते थे, क्योंकि वहीं से अजीब रोशनी और फुसफुसाहट की आवाजें आती थीं। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक युवा और निडर तलवारबाज जो चंद्रनगर का रक्षक था। अर्जुन के पिता रघुवीर कभी इस गांव के सबसे बड़े योद्धा थे। लेकिन एक रात मंदिर में कुछ रहस्यमय हुआ और वो गायब हो गए। तब से अर्जुन ने ठान रखा था कि वो अपने पिता के गायब होने का सच उजागर करेगा। एक शाम गांव का प्रधान हरिया हाफता हुआ अर्जुन के घर पहुंचा। अरे प्रधान जी, इतनी हड़बड़ी में क्या बात है और आप इतना दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? अरे अर्जुन, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अब तो भाई तुमसे ही आशा है। अरे लेकिन प्रधान जी, बात क्या है ये तो बताइए। अरे कल रात मंदिर के पास फिर से वही रहस्यमयी नीली रोशनी दिखी और आज सुबह गांव का चरवाहा मंगल गायब है। उसकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल है। अरे लोग कह रहे हैं कि मंदिर में कोई राक्षसी शक्ति जाग चुकी है। अरे अर्जुन, मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई मुसीबत आई तो गांव का प्रधान होने के नाते मैं गांव की रक्षा कैसे करूंगा। बस यही चिंता तुम्हारे पास लेकर आई है मुझे। राक्षसी शक्ति। ये सब अंधविश्वास है प्रधान जी, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। और रही मंगल की बात, तो वो अपनी बकरी को ढूंढने के लिए जंगल में गया होगा। और हाँ, अगर वो नहीं लौटता है तो कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ठीक है? अर्जुन सावधान, तुम्हारे पिता ने भी यही कहा था और फिर वो कभी नहीं लौटे। मंदिर के बारे में पुरानी कहानियां हैं। लोग कहते हैं कि वहां एक राक्षस का वास है जो हर कुछ सालों में किसी को अपनी भेंट लेता है। तुम्हें संभल कर चलना होगा, तुम एक योद्धा हो, योद्धा। अर्जुन मन में सोचता है, अरे ये प्रधान जी भी अंधविश्वास के अंधकार में डूबे हुए हैं, अब क्या समझाऊं इन्हें। क्या हुआ अर्जुन, क्या सोचने लगे? नहीं कुछ नहीं प्रधान जी। अर्जुन ने प्रधान की बातों को हल्के में लिया। हाँ तो ठीक है अर्जुन, अब तो तुम पर ही भरोसा है। मैं अब चलता हूं, प्रणाम। हरिया के जाते ही अर्जुन सोचने लगा, मुझे लग रहा है कि कुछ तो बात होगी। प्रधान जी ऐसे ही मेरी मदद मांगने नहीं आते। मुझे इसके बारे में विद्या से बात करना होगा। अर्जुन के मन में एक बेचैनी थी। उस रात वो अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त विद्या से मिलने गया। विद्या एक ज्योतिषी थी जो पुरानी किताबों और जादुई तंत्रों की जानकार थी। इतने रात में वैसे तो जाना सही नहीं होगा, लेकिन क्या करें, गांव का सवाल है तो कोई बात नहीं, मुझे जाना ही होगा। इतना बोलकर अर्जुन विद्या के घर की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद अर्जुन विद्या के घर पहुंच जाता है। अरे अर्जुन, इतनी रात तुम यहाँ, सब ठीक तो है? नहीं विद्या, दरअसल बात यह है कि कल गांव के प्रधान मेरे पास गांव के मंदिर के बारे में कुछ बातें करने के लिए आए थे, जो कि विश्वसनीय तो नहीं है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम मेरी मदद करो। क्या गांव में कोई बाधा आने वाली है क्या? तुम्हें मंदिर के बारे में क्या पता है? मतलब मैंने सुना है कि वहां कोई श्राप है, ऐसा है क्या? अर्जुन, मंदिर की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है। मेरी दादी ने बताया था कि मंदिर में एक प्राचीन रत्न छिपा है जिसे नीलमणि कहते हैं। ये रत्न इतना शक्तिशाली है कि वो किसी को भी अमर बना सकता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, खून की कीमत। खून की कीमत? मतलब कि बलि? क्या बात कर रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ होता है क्या? तुम्हें विश्वास करना ही होगा। और हाँ, ये कोई साधारण बलि नहीं। नीलमणि की शक्ति को जगाने के लिए एक योद्धा के खून की जरूरत होती है। तुम्हारे पिता शायद इसी रहस्य के पीछे गए थे और आज तक लौट कर नहीं आए हैं। अर्जुन का मन बेचैन हो उठा। उसने फैसला किया कि वो मंदिर की सच्चाई का पता लगाएगा। तो मैं इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जान के ही रहूंगा विद्या। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो करूंगा। चलो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विद्या। अब मैं चलता हूं।
रुको अर्जुन, मुझे कुछ देना है जो तुम्हारी मदद करेगी। और हाँ, तुम अकेले मत जाना। क्या विद्या? ये लो ये तंत्र, ये तुम्हारी मदद करेगा। चलो, मुझे अब जाना होगा। धन्यवाद। अर्जुन अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह वो अपनी तलवार और एक छोटा सा तंत्र जो विद्या ने उसे दिया था लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। विद्या ने उसे चेतावनी दी थी कि वो अकेले न जाए, लेकिन अर्जुन का गुस्सा और जिद उसे रोक नहीं पाए। आज तो मैं उस रहस्यमय मंदिर का रहस्य उजागर करके ही रहूंगा। कुछ समय बाद अर्जुन मंदिर के सामने आकर कहता है, बाप रे, ये मंदिर का प्रवेश द्वार तो बहुत ही पुराना और डरावना लग रहा है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा था और दीवारों पर मशालों की रोशनी कांप रही थी। अर्जुन ने तंत्र को जलाया, जिससे एक नीली रोशनी फैली। उसने देखा कि मंदिर के फर्श पर अजीब से चिन्ह बने थे जो एक गोलाकार मंच की ओर ले जा रहे थे। ये क्या है? ये चिन्ह, ये तो किसी रहस्य का हिस्सा लगते हैं। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मंच पर एक नीली चमक उभरी। चमक के बीच से एक परछाई निकली, लंबी, काली और डरावनी। उसकी आंखें नीली थीं और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो सीधे अर्जुन के दिमाग में बोल रही हो। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मंदिर मूर्खों के लिए नहीं है। मैं अपने पिता का सच जानने आया हूँ। और तुम कौन हो? और मंगल कहाँ है? अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सभी को लौटा दो, नहीं तो मेरे से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। मैं नीलमणि का रक्षक हूँ। तुम्हारे पिता मेरे सामने कमजोर पड़ गए और अब तुम भी उसी रास्ते पर हो। मंगल तो मेरी भेंट है। अगर तुम चाहते हो तो अपनी तलवार नीचे रखो और मेरे साथ आओ। क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए? अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी। उसे परछाई पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो सच जानना चाहता था। क्या हुआ अर्जुन? क्या सोच रहे हो? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं ये तलवार नीचे रखता हूँ, ये लो। परछाई उसे मंदिर के एक गुप्त गलियारे में लेकर गया। गलियारे के अंत में एक विशाल कक्ष था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ नीला रत्न रखा था, नीलमणि। लेकिन रत्न के पास खड़ा था एक व्यक्ति, जिसे देखकर अर्जुन सन्न रह गया। पिताजी, आप जिंदा हैं? बाप रे बाप, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अर्जुन, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचपन में प्यार नहीं दे पाया। मैं यहाँ पे कैद हूँ और हमेशा रहूंगा। रघुवीर की हालत खराब थी। उनकी आंखों में डर था और उनके कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने अर्जुन को बताया कि नीलमणि की शक्ति ने उन्हें अमर तो बनाया, लेकिन एक कीमत पर। वो अब नीलमणि के गुलाम थे। हर कुछ सालों में नीलमणि को एक नई भेंट चाहिए होती थी और इस बार मंगल उस भेंट के लिए चुना गया था। ये राक्षसी रत्न है पिताजी, और मैं आपको बचाने के लिए इसे नष्ट कर दूंगा। नहीं बेटा अर्जुन, नीलमणि को नष्ट करना आसान नहीं है। इसके लिए 3 प्राचीन मंत्रों की जरूरत है, जो इस मंदिर के अलग अलग हिस्सों में छिपे हैं। लेकिन सावधान, नीलमणि का रक्षक तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगा। तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे, सावधान रहना। तभी परछाई फिर से प्रकट हुई और हंसने लगी। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये तंत्र मेरी नजरों के सामने है
और तुम कभी भी उन तक पहुंच नहीं पाओगे। समय आने पर मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। अर्जुन ने अपने पिता को देखा और फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने परछाई को चुनौती दी। मुझे इसके लिए अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े, मैं अपने कदम पीछे नहीं रखूंगा। मैं सभी तंत्रों को खोजकर सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। संभल कर बेटा। अर्जुन ने मंदिर के गलियारों में तंत्रों की खोज शुरू की। हाँ, मुझे मंदिर के अंदर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। पहला तंत्र उसे मंदिर की छत पर एक टूटे हुए खंभे में मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, फर्श के कांटों भरे जाल निकल आए। अर्जुन ने अपनी फुर्ती से खुद को बचाया, लेकिन परछाई की हंसी गूंज रही थी। तुम भी यहीं फंस जाओगे। दूसरा तंत्र मंदिर के तहखाने में एक पानी से भरे गड्ढे में था। मुझे उस गड्ढे में डुबकी लगाना ही होगा। अर्जुन को पानी में गोता लगाना पड़ा, लेकिन पानी में एक अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही थी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तंत्र को हासिल किया। हाँ, मैंने 2 तंत्र तो हासिल कर लिया, लेकिन तीसरा तंत्र बहुत ही भयंकर हो सकता है। तीसरा तंत्र सबसे खतरनाक था। वो मंदिर की सबसे ऊंची मीनार पर था। मैंने पिताजी के बताए अनुसार सब कुछ किया। अब इस ऊंचे मीनार पर जाना होगा। ऊंची मीनार पर हवा इतनी तेज थी कि अर्जुन को बार बार गिरने का डर था। तीनों तंत्र मिलने के बाद अर्जुन वापस कक्ष में पहुंचा। तुम्हें ये तंत्र तो मिल गए, लेकिन तुम्हें इसका प्रयोग नहीं पता होगा। मुझे सब कुछ पता है धूर्त। उसने तंत्रों को नील मणि के चारों ओर रखा और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो विद्या ने उसे सिखाया था। नील मणि चमकने लगा और परछाई चीखने लगी। नहीं 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 नहीं, ये तुमने कैसे किया? नहीं 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 नहीं। ये रहस्य, इसका रहस्य तुम्हें किसने बताया? मुझे पहले से पता था, बेवकूफ कहीं के। नीलमणि की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और परछाई गायब हो गई। रघुवीर की हालत सुधरने लगी। मंगल भी कक्ष के कोने में बेहोश पड़ा मिला। अर्जुन ने अपने पिता और मंगल को मंदिर से बाहर निकाला। हाँ, अंत भला तो सब भला। हे योद्धा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं शायद कभी वापस अपने घर नहीं जा पाता। हाँ बेटा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी घर जा ही नहीं पाऊंगा। अब हमें गांव की ओर चलना चाहिए। गांव वालों ने अर्जुन का स्वागत किया। रघुवीर ने अपने बेटे से माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दो। लेकिन क्यों पिताजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा, अगर उस मणि का लालच मैं नहीं करता तो मैं उस मंदिर में कभी कैद नहीं होता और मैं तुम्हारे बचपन को कभी खोता नहीं। रघुवीर ने बताया कि उन्होंने नीलमणि की शक्ति के लालच में गलती की थी। अर्जुन ने अपने पिता को माफ कर दिया और वादा किया कि वो चंद्रनगर को अब कभी खतरे में नहीं पड़ने देगा। हाँ पिताजी, चलिए। लेकिन एक रात जब अर्जुन अपने घर में सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक नई परछाई थी जो फुसफुसा रही थी। नीलमणि तो बस शुरुआत था।
असली शक्ति अभी जंगल में छिपी है। अर्जुन की नींद खुल गई। उसने अपनी तलवार उठाई, बाहर देखा। जंगल में एक हल्की सी नीली चमक दिख रही थी। इसका मतलब ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और रहस्य बाकी है। चंद्रनगर में शांति का आलम था, लेकिन ये शांति एक तूफान से पहले की खामोशी थी। अर्जुन ने जंगल में देखी नीली चमक को नजरअंदाज नहीं किया। उसे लग रहा था कि नीलमणि का रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उधर गांव में अनघा भी उस काली आकृति को लेकर परेशान थी जो उसने जंगल में देखी थी। दोनों योद्धा अर्जुन और अनघा अब तक एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन नियति उन्हें जल्द ही एक साथ लाने वाली थी। हाँ, मैंने सुना है कि पास के चंद्रनगर गांव में एक बहादुर ने नीलमणि के रक्षक को ही नेस्तनाबूद कर दिया। मुझे तो इसका फायदा लेना होगा, जो मेरी बरसों पुरानी कामना है। इसी बीच पड़ोसी राज्य विजयनगर के राजा भानु प्रताप अपनी शाही सेना के साथ चंद्रनगर की सीमा पर पहुंचे। राजा भानु प्रताप की ख्याति एक क्रूर और लालची शासक की थी। उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ से पता चला था कि चंद्रनगर के मंदिर में नीलमणि की शक्ति अभी भी जंगल में कहीं छिपी है। वो इस रत्न को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मैं चंद्रनगर के सीमा तक तो पहुंच गया, लेकिन मुझे गांव के मुखिया से पहले बात करनी होगी। गांव के प्रांगण में एक सभा बुलाई गई। अर्जुन, अनघा और गांव का प्रधान हरिया मंच पर थे। राजा भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी लालच की चमक थी। महाराज भानु प्रताप, चंद्रनगर में आपका स्वागत है, लेकिन इतनी बड़ी सेना के साथ यहां आने का मकसद क्या है? अर्जुन, मैंने सुना है कि तुमने नीलमणि के रक्षक को हरा दिया और तुम अनघा, तुमने निशाचर को ही खत्म कर दिया। लेकिन मेरे ग्रंथ कहते हैं कि नीलमणि की शक्ति अभी भी जंगल में है। मैं उसे हासिल करना चाहता हूं। यह हमारे राज्य की महानता के लिए जरूरी है। अगर मुझे ये नीलमणि मिल गई तो फिर मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। महाराज, नीलमणि और निशाचर की शक्ति ने इस गांव को बर्बाद कर दिया था। वो शक्ति लालच की जड़ है। आपको इसे छूना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। लालच? नहीं अनघा, ये लालच नहीं, ये शक्ति है। जो इसे नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा राजा है। मैं तुम दोनों को आदेश देता हूं कि मुझे जंगल में उस शक्ति तक ले चलो, नहीं तो तुम दोनों को हमेशा के लिए बंदी बना लिया जाएगा। अर्जुन और अनघा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को राजा की मंशा पर शक था। तभी हरिया बोल पड़ा। महाराज, जंगल में रात को अजीब चमक और फुसफुसाहट सुनाई देती है। हमारे लोग डरते हैं। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो अर्जुन और अनघा को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। और ये सही बात नहीं है कि आपकी भलाई के लिए किसी दूसरे को जोखिम में। नीलमणि की शक्ति को गलत इस्तेमाल करना चाहता है। और वो काली आकृति, क्या वो निशाचर की वापसी है? हाँ, मुझे भी यही शक है। मैंने जंगल में नीली चमक देखी थी। शायद नीलमणि का कोई हिस्सा अभी भी सक्रिय है। सुनो, हमें राजा से पहले उस शक्ति तक पहुंचना होगा, नहीं तो यह राजा पूरी मानव जाति के लिए आफत बन जाएगा। दोनों ने फैसला किया कि वो रात को जंगल में जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजा भानु प्रताप ने अपने एक जासूस को उनकी बातें सुनने के लिए भेजा था। जासूस ने सारी बात राजा को बता दी। अच्छा, ये बात है, हमसे चालाकी। ठीक है, लेकिन हम उससे पहले पहुंच जाएंगे। चलो। उसी रात अर्जुन और अनघा अपने हथियारों के साथ जंगल की ओर निकले। उनके साथ
विद्या भी थी, जो अपने जादुई तंत्रों की मदद से रास्ता खोजने में सहायता कर रही थी। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन पेड़ों की छाया डरावनी लग रही थी। तभी उन्हें एक नीली चमक दिखी जो एक गुफा की ओर ले जा रही थी। ये गुफा, ये मंदिर के नीचे की गुफा से जुड़ी हो सकती है। नीलमणि की शक्ति शायद यहीं छिपी है। हाँ, हमें जल्दी पहुंचना होगा विद्या। तीनों गुफा में घुसे। वहां दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने थे और बीच में एक छोटा सा मंच था जिस पर एक टुकड़ा चमक रहा था, नीलमणि का एक हिस्सा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, गुफा में एक ठंडी हंसी गूंजी। अर्जुन और अनघा, तुम दोनों यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन ये शक्ति तुम्हारी नहीं, राजा भानु प्रताप की है। तुम? लेकिन तुम तो खत्म हो चुके थे, फिर तुम वापस कैसे आए? मुझे राजा भानु प्रताप ने प्रकट किया। परछाई के पीछे राजा भानु प्रताप आए हुए थे। उनके हाथ में एक काला तंत्र था जिससे वो परछाई को नियंत्रित कर रहे थे। महाराज, आपने हमें धोखा दिया। धोखेबाज कहीं के। ये परछाई, ये नीलमणि का रक्षक नहीं, ये आपकी साजिश है, साजिश। हाँ अर्जुन, मैंने इस परछाई को जागृत किया। नीलमणि का ये टुकड़ा मेरी सेना को अमर बना देगा। तुम दोनों ने मेरे लिए रास्ता साफ किया। अब इस रत्न को मुझे दे दो, लाओ, वरना ये गुफा तुम्हारी कब्र बन जाएगी, समझे? लाओ 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 लाओ। तभी परछाई ने हमला किया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अनघा ने अपनी तलवार से जवाब दिया। विद्या ने अपने तंत्र से एक रक्षात्मक ढाल बनाई, लेकिन परछाई की शक्ति बढ़ती जा रही थी। राजा भानु प्रताप हंस रहे थे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन ये खेल मेरा है बच्चे, तुम उसे जीत नहीं पाओगे। अचानक गुफा में एक नई आवाज गूंजी। ये रघुवीर की थी, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उनके साथ रमुआ, एक गरीब किसान भी था जिसे अर्जुन ने पहले मदद की थी। रमुआ ने गुप्त रास्ते से गुफा तक का रास्ता ढूंढ लिया था। अर्जुन, अनघा, तुरंत इस तंत्र को नष्ट करो। ये परछाई को नियंत्रित कर रहा है। अगर ये तंत्र नष्ट हुआ तो राजा भानु प्रताप कुछ नहीं कर सकता। जल्दी करो। रमुआ ने हिम्मत दिखाई और राजा के हाथ से काला तंत्र छीनने की कोशिश की। राजा ने उसे धक्का दिया, लेकिन अनघा ने मौका देखकर तंत्र पर वार किया। तंत्र टूट गया और परछाई चीखते हुए गायब हो गई। नीलमणि का टुकड़ा चमकना बंद हो गया। नहीं 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 नहीं, तुमने मेरी शक्ति छीन ली। मैं तुम्हें हमेशा के लिए कारावास में बंद कर दूंगा। अर्जुन ने राजा को पकड़ लिया। अनघा ने नीलमणि के टुकड़े को एक पवित्र अग्नि कुंड में डाल दिया, जो विद्या ने तैयार किया था। टुकड़ा जलकर राख हो गया। राजा भानु प्रताप को बंदी बना लिया गया। हाँ, अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन अब राजा भानु प्रताप का क्या किया जाए? बेटा, इसका हल तो अब गांव की पंचायत ही करेगी। ले चलो इसको। हाँ बिल्कुल, चलिए इसको गांव ले चलते हैं। चलिए। गांव लौटने पर रमुआ, अर्जुन और अनघा को गांव वालों ने सम्मानित किया। अर्जुन और अनघा ने एक दूसरे को धन्यवाद किया। अनघा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। चंद्रनगर अब हम दोनों की जिम्मेदारी है। और तुम्हारी निडरता ने मुझे प्रेरित किया। सभी लोग प्रधान के घर पहुंचे और गांव के सभी लोग भी आ पहुंचे। अर्जुन और अनघा,
तुम लोगों ने इस गांव की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले, जो सच में एक योद्धा की निशानी है। और वाकई में तुम योद्धा हो। तुम्हारी सदा सदा ही जय हो। प्रधान जी, अब राजा भानु प्रताप का क्या किया जाए? मुझे लगता है कि एक बार राजा भानु प्रताप को हमें माफ कर देना चाहिए। हमें उनसे एक बार पूछना चाहिए, हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। हाँ, देखो, हमें माफ कर दो। मैंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप सभी को जोखिम में डालने की कोशिश की। मुझे प्रायश्चित करने का मौका दे दो। मैं वचन देता हूं कि मैं इस गांव पर कभी विपत्ति नहीं आने दूंगा। और अर्जुन और अनघा जैसे बहादुर योद्धा जिस गांव में हो, उन्हें तो डरने की कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे माफी मांगता हूं। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि राजा भानु प्रताप को एक मौका देना चाहिए। क्यों गांव वालों? हाँ, सही बात है। मुझे भी लगता है कि मौका मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है। सभी लोगों ने राजा भानु प्रताप को एक मौका दिया। सारे लोग बहुत खुश थे। कई साल बीत गए। चंद्रनगर अब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण गांव था। मंदिर के खंडहरों को एक सुंदर बगीचे में बदल दिया गया, जहां बच्चे खेलते थे। अनघा और अर्जुन अब गांव के रक्षक बन चुके थे।